morning students, myself Rajeshwari Devi Rathod, assistant professor in history. आज हम लेंगे बीए पार्ट 3 का पेपर 1 आधुनिक भारत का इतिहास। इसी में हम नया टॉपिक ले रहे हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति। इसके अंतर्गत हम 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, कृषि का वाणिज्यीकरण, कुटीर उद्योगों का पतन और धन का निष्कासन। तो आज हम ले रहे हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। पहले हम देखेंगे कृषि पर बढ़ता हुआ बोझ। अंग्रेज़ों के आने से पहले जहां कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता थी, वहां अंग्रेज़ों के आने के बाद कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई। इस गिरावट के लिए अंग्रेज़ों की कृषि नीति उत्तरदायी थी। 1813 ईस्वी तक ब्रिटिश कंपनी ने व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार अपनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से राजशिल्पी कारीगर बेकार हो गए और वे शहरों को छोड़कर गांवों की ओर जाने को विवश हुए, जहां उन्होंने कृषि को जीविकोपार्जन का साधन बनाया। कृषि, जो पहले ही ब्रिटिश नीति की शिकार थी, और भी बोझ से दब गई। इसके साथ ही भूमि का विभाजन और उपविभाजन शुरू हुआ और खेती पर निर्भर करने वालों की संख्या बढ़ती गई। इससे भूमि उत्पादन और खेती में लगे लोगों के बीच असंतुलन पैदा हो गया, जिसका प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति थी। अब हम लेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि और किसानों की दुर्गति करने के लिए ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति ही नहीं बल्कि औद्योगिक नीति भी जिम्मेदार थी। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। अब भारत केवल एक पूंजीवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला देश ही नहीं था, बल्कि ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए एक मंडी भी बन गया, जिसके कारण यहाँ के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। चूँकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, अतः उसे अपने उद्योगों के लिए सस्ते कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी, जिससे भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बन गया। अब भारत को ब्रिटेन में बने माल का बाजार और कच्चा माल भेजने वाले एक उपनिवेश की भूमिका निभानी थी। भारत को अब केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना था जिसकी इंग्लैंड के मिलों को और इंग्लैंड के निवासियों को आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब रोकड़ राशि की आवश्यकता थी। इसीलिए अब किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए मजबूर होने लगा जिसका बाजार में क्रय विक्रय हो सके। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रवृत्ति में मूलभूत परिवर्तन हुए। उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए। फलस्वरूप एक ऐसे तत्व का आविर्भाव हुआ जिसे कृषि के वाणिज्यीकरण की संज्ञा दी जाती है। भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने से पूर्व उत्पादन उन वस्तुओं का होता था जो मानव के लिए आवश्यक थी तथा जिनका प्रयोग विनिमय के लिए होता था, बाजार के लिए नहीं। लेकिन अब किसान केवल वे वस्तुएं उगाने लगा जिनका देशी और विदेशी बाजार के दृष्टिकोण से अधिक मूल्य था। इस प्रकार कृषि के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुआ। अपनी विशिष्टता के कारण कई स्थानों में अब एक सी ही फसल उगाई जाने लगी, जैसे बंगाल में केवल जूट के उत्पादन पर और पंजाब में केवल गेहूं और कपास की खेती पर अधिक बल दिया जाने लगा। अब हम लेंगे वाणिज्यीकरण के प्रभाव। पहला, किसानों की निर्धनता में बढ़ोतरी। कृषि के वाणिज्यीकरण के अंतर्गत तैयार की जाने वाली फसलों से व्यापारी वर्ग तथा अंग्रेज़ों की व्यापारी सरकारी कंपनी को काफ़ी लाभ होने लगा, परंतु इन फसलों ने किसानों की निर्धनता में और भी अधिक बढ़ोतरी कर दी। इसका मुख्य कारण व्यापारियों की छल कपटपूर्ण नीति थी। वे खेत में खड़ी फसलों को सस्ते दामों पर खरीद लेते थे और किसान अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी फसल मंडी में न ले जाकर कटाई के समय खेत में ही बेच देता था। दूसरा, अकाल का प्रकोप। कृषि के वाणिज्यीकरण के अंतर्गत चूंकि फसलें औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उगाई जाती थीं, अतः खाद्यान्नों में भारी कमी आने लगी, जिससे अकाल पड़ने लगे। वैसे ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने से पूर्व भी भारत में अकाल पड़ते थे, लेकिन इसका कारण धन का अभाव न होकर यातायात के साधनों का अभाव होता था। लेकिन ब्रिटिश भारत में अकाल व सूखों का प्रत्यक्ष कारण ब्रिटिश औद्योगिक एवं कृषि नीति थी।
नेक्स्ट अगला है किसान विद्रोह। ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति ने भारतीय गांवों को भारतीय अर्थव्यवस्था की एक इकाई बना दिया। बढ़ती हुई आर्थिक परेशानियों व यातायात में सुधार के कारण गांव-गांव और गांव-शहर परस्पर समीप आए। उनमें आपसी सहयोग की स्थापना हुई। इस सहयोग से राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। इस चेतना ने किसानों को शोषणकारियों के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया। यही कारण है कि जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत हुई, वैसे किसान विद्रोह भी हुए। 1870 में बंगाल के बटाईदारों के आर्थिक संकट बढ़ने के कारण उन्होंने लगान देने से इनकार कर दिया। इसी समय संथालों ने भी विद्रोह किया। नेक्स्ट है अन्य प्रभाव। ब्रिटिश आर्थिक नीति के फलस्वरूप जो सामाजिक आर्थिक वर्ग अस्तित्व में आए, उनमें सबसे नीची सीढ़ी पर निम्न वर्ग था। ब्रिटिश कृषि नीति, आर्थिक नीति और लगान प्रणाली के परिणाम स्वरूप छोटे किसानों की जमीन धीरे धीरे उनके हाथ से खिसकने लगी, जिसकी वजह से भारतीय किसान खेतीहर मजदूर में परिणत होने लगा। इन खेतीहर मजदूरों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही गई। विद्वानों का अनुमान है कि यह वर्ग इतना बड़ा होता गया कि सारी खेतीहर आबादी के लगभग आधे लोग इसी वर्ग में हो गए। गरीब काश्तकारों के पास अब अपनी ज़मीन का कोई छोटा मोटा टुकड़ा भी नहीं रह गया था, अतः वे खेतीहर मजदूर बन गए। कृषि के वाणिज्यीकरण का एक परिणाम यातायात के साधनों में सुधार आना था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे, संचार व्यवस्था, डाक, तार और टेलीफोन व्यवस्था को आरंभ किया। उन्होंने ज़्यादा अच्छी सड़कों का निर्माण किया ताकि बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाने में सुविधा मिल सके। पाश्चात्य लेखकों के अनुसार यह सब भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और विकसित करने की दृष्टि से किया गया था। उनका यह कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। किसी भी साम्राज्यवादी देश के लिए विभिन्न कार्यों के प्रेरणा स्रोत उसके घरेलू हित होते हैं, औपनिवेशिक हित नहीं। इसीलिए अंग्रेज़ों ने भी यहाँ से सभी कार्य इसीलिए किए ताकि उनकी व्यापारिक घुसपैठ आसान हो सके तथा लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलों तक कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके और वहां उत्पादित माल को भारत के दूर दराज गांवों तक पहुंचाया जा सके। तो ये था हमारा कृषि का वाणिज्यीकरण। अब अगले वीडियो में मैं आपको कुटीर उद्योगों का पतन के विषय में बताऊंगी।